नमस्कार। मैं डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज के इस व्याख्यान के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के विद्यार्थियों के लिए सेकंड पेपर के अंतर्गत सेल बायोलॉजी के महत्वपूर्ण विषय साइटोस्केलेटन, सीलिया या फ्लैजिला और उन्हीं से डिराइव्ड एक ऑर्गेनल होता है सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, जो कि कोशिका विभाजन के समय बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यह विषय महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबद्ध है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में आप कंसंट्रेट होकर कुछ समझें। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर ये कॉर्जॉफ ने 1928 में नामकरण किया और फाइंड आउट किया। दे आर विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। ये केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। इतने बारीक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। साइटोस्केलेटन का तात्पर्य होता है कोशिका के अंदर उसके कंकालीय संरचना, अर्थात कोशिका को भी एक शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक नलिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसको कि साइटोस्केलेटन कहते हैं। और ये नलिकाओं का जो जाल होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स, सूक्ष्म नलिकाओं और माइक्रोफिलामेंट्स अर्थात सूक्ष्म तंतुओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो उसी श्रृंखला में आप इसको जब पढ़ेंगे देखेंगे, ये संरचना केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती है। These structures are of three types। ये तीन तरह की संरचनाएं होती हैं। पहली है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरी माइक्रोफिलामेंट्स, तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये तीन तरह की संरचनाएं होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। These components can, this example, move to new location and can reform as needed। These structures can reassemble, मतलब ये क्या होते हैं, एक बार टूटते हैं फिर नए जरूरत के हिसाब से बच जाते हैं। जैसे आप भवन निर्माण के समय देखते हैं, बल्लियों का, बांस का एक जाल बुना जाता है, जिसके सहायता से छत का निर्माण या इमारत का निर्माण करने में मजदूर काम करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं। तो एक मकान बनने के बाद ये दूसरी जगह खोल के ले जाते हैं और वहाँ निर्माण करते हैं। उसी तरीके से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं, ये ज़रूरत के हिसाब से बनते और बिगड़ते रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये ज़रूरत के हिसाब से पारगमित हो जाते हैं। तो अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं? These are hollow cylinders। ये खोखली संरचनाएं होती हैं, नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। With their walls consist of contractile proteins। इनकी जो दीवार होती है वो संकुचनशील प्रोटीन की बनी होती है, जिसको क्या कहते हैं, ट्यूबुलिन, TUBULIN, ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से ये बनी हुई होती हैं। These subunits are arranged alternatively in helix। ये जो सब यूनिट्स होती हैं एकांतर क्रम में एक वलय के रूप में, एक कुंडली के रूप में व्यवस्थित होती हैं और देयर लेटरल प्रोजेक्शंस फॉर्म क्रॉस ब्रिजेज। और इनके जो पार्श्व प्रवर्ध होते हैं वो क्रॉस ब्रिजेज का, क्रॉस संधियों का निर्माण करते हैं। ये कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, GIP या GTP एंड
कॉलमोडियम आर रिक्वायर्ड, इनके अंदर ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जीटीपी एंड कॉलमोडियम इनके लिए आवश्यक होता है टू असेंबल द माइक्रोट्यूबुल सब यूनिट्स। माइक्रोट्यूबुल की सब यूनिट्स को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। दे आर प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स मैट्रिक्स एक्सेप्ट स्लाइम मोल्ड्स। ये स्लाइम मोल्ड्स के अलावा सभी प्रकार के सेल्स के मैट्रिक्स में पाई जाती हैं। स्लाइम मोल्ड्स के अलावा ये अमीबा एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर भी नहीं पाई जाती हैं। किन किन चीज़ों में नहीं पाई जाती हैं? स्लाइम मोल्ड्स, अमीबा और प्रोकैरियोट्स, अर्थात ये अमीबा के अलावा, स्लाइम मोल्ड्स के अलावा समस्त प्रकार की यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलती हैं। देयर नंबर इंक्रीजेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जैसा कि आपको पता है, जैसा मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, कि ये यूनिट्स ज़रूरत के हिसाब से बनती और बिगड़ती रहती हैं। जैसे शटरिंग का काम बिल्डिंग बनाने में होता है, बल्लियों का, बांस का, खपच्चियों का या फंटों का, तो कब होता है? जब एक मकान बन जाने के बाद दूसरा मकान बनता है तो वहाँ स्थापित हो जाते हैं ये। इसी तरह से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट्स कब देखने को मिलती हैं? जबकि कोशिका विभाजन का कार्य हो रहा होता है, अर्थात ये कोशिका विभाजन के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। ये आपके सामने एक माइक्रोट्यूब्यूल की संरचना दिखाई गई। ट्यूबुलर होती है, बीच में खोखली होती है और ये बीटा डाइमर होते हैं इसके अंदर। ये माइक्रोट्यूब्यूल की संरचना है। अब हम इसके कार्य के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स गिव शेप एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल। माइक्रोट्यूब्यूल्स कोशिका को शेप एवं सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, आधार प्रदान करती हैं, अवलंबन प्रदान करती हैं। दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड सेल ऑर्गेनल्स, सो दे फॉर्म माइक्रो सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है? दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, अर्थात बड़े मॉलिक्यूल्स को गमन के अंदर, मूवमेंट के अंदर ये सहायता प्रदान करती हैं और सेल ऑर्गेनल्स के मूवमेंट में सहायता प्रदान करती हैं। और इस तरह से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एक क्या करते हैं? माइक्रो सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह से काम करते हैं। माइक्रो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका मेन फंक्शन है। अगला फंक्शन, दे फॉर्म ए स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के समय एक स्पिंडल का निर्माण करते हैं, विच ब्रिंग्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। कोशिका विभाजन के समय एक स्पिंडल तंतु जो होते हैं, जिनसे क्रोमोसोम्स खिंचे हुए होते हैं, बंध कर एक सेंटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, वो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो माइक्रोफिलामेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, तो ये उनके निर्माण में काम करते हैं। इसी तरह से दे फॉर्म मोटाइल एलिमेंट्स ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ये सीलिया और फ्लैजिला के मोटाइल एलिमेंट्स, मतलब गमनशील एलिमेंट्स को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडीज। आगे जब मैं अगले लेक्चर में आपको सेंट्रियोल के बारे में डिस्कस करूँगा, तो सेंट्रियोल और बेसल बॉडीज आधार काय के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रमुखतम घटक होते हैं किसके? सेंट्रियोल और बेसल बॉडीज के बनाने में। इसी तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स का दूसरा फंक्शन क्या है? दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग द पोलैरिटी ऑफ द सेल। कोशिका की जो
ध्रुवता होती है, पोलैरिटी होती है, उसको बनाए रखने में POLARITY पोलैरिटी ऑफ द सेल, कोशिका की ध्रुवता को स्थापित करने में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स के फंक्शन की। These are the solid rods made up of globular proteins। ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बनी हुई ठोस छड़ाकार संरचनाएं होती हैं, और जो कि एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स की, एक्टिन क्या होती है? प्रोटीन होती है। तो ये एक्टिन प्रोटीन के माइक्रोफिलामेंट से मिलके बनी हुई होती हैं। इसी तरीके से फिलामेंटस प्रोटीन्स होती हैं, मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती हैं ये, और देयर सब यूनिट्स जो होती हैं या मोनोमर्स होते हैं, ये कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। और इनके फंक्शन क्या होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स के? दे सपोर्ट दी मैट्रिक्स। सेल के अंदर जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है उसको ये आधार प्रदान करते हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट, धारा गति या रेखीय गति जो होती है, धारा गति प्रक्रिया को प्रारंभ करना और समाप्त करना, अर्थात उसके लिए उत्तरदायी होते हैं धारा गति के लिए। इन सम प्राइमेटिव ऑर्गेनिजम्स दे फॉर्म स्पिंडल्स। और कुछ प्रिमेटिव ऑर्गेनिजम्स में ये स्पिंडल का, तंतुओं का निर्माण करने का महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। दे ब्रिंग द मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी निर्माण में काम करती हैं, सहयोग करती हैं। ड्यूरिंग एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के दौरान प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मूवमेंट में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। दे ब्रिंग अबाउट द मसल कॉन्ट्रैक्शन। कोशिक, ये जो पेशीय संकुचन होता है, तो पेशी संकुचन की प्रक्रिया में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दे ब्रिंग अबाउट द मसल कॉन्ट्रैक्शन, अर्थात महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं किसमें? पेशी संकुचन में। दे कॉज क्लीवेज ऑफ एनिमल सेल ड्यूरिंग डिवीजन। जब भ्रूणिक विभाजन होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय क्लीवेज की जो घटना होती है, विदलन की जो घटना होती है, उसमें सेल के डिवीजन में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसी तरह से कुछ होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तीसरे तरह के। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं? दे आर सॉलिड नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट्स। ये ठोस असंकुचनशील तंतु होते हैं, एंड मेड अप ऑफ 8 प्रोटोफिलामेंट्स। और ये 8 प्रोटोफिलामेंट्स से मिलकर बने हुए होते हैं। दे आर लार्जर देन माइक्रोफिलामेंट्स and are present in all the eukaryotic cells and except RBCs. They are larger than microfilaments. ये माइक्रोफिलामेंट से, सूक्ष्म तंतुओं से बड़े होते हैं और सभी यूकैरियोटिक और RBCs के अलावा बाकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट RBCs। RBCs के अलावा सभी तरह की यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाए जाते हैं। इसी तरह से दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। ये अलग अलग तरह की प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं, लाइक डेस्मिन्स, विटामिन्स, केराटिन्स एटसेट्रा। क्या क्या हो सकती हैं? डेस्मिन, विटामिन्स और केराटिन्स एटसेट्रा। अब इनके हम फंक्शंस की बात करते हैं।
दे मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। इनका मूल कार्य क्या होता है? कोशिका के आकार को बनाए रखना होता है। दे मेंटेन सेल शेप ऑफ द सेल। दूसरी चीज, डेस्मिन फिलामेंट्स इंटरकनेक्टेड टू डिफरेंट गार्ड सेल्स। ये दो कोशिकाओं को जोड़े रखने के लिए डेस्मोसोम्स जैसे जो संरचनाएं देखने को मिलती हैं उनको बनाए रखने का काम करते हैं थ्रू डेस्मोसोम्स, जो कि डेस्मोसोम्स जो प्लांट सेल्स में अक्सर देखा जाता है डेस्मोसोम्स होते हैं, दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करते हैं डेस्मोसोम्स, तो ये उसको बनाए रखने का काम करते हैं, विच ब्रिंग्स ए ट्रांसमिशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स टू द होल सेल। इसी तरह से ये केराटिन फॉर्म्स करते हैं। केराटिन फॉर्म्स द stratum corneum of dead cells and it forms the structural protein of human। तो ये केराटिन के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और डेड सेल्स के निर्माण में ये काम करते हैं, डेड सेल्स को हटाने का काम करते हैं, है ना, और ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसी तरह से ये टोनोफाइब्रिल्स ऑफ डेस्मोसोम्स आर आल्सो मेड अप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये जो टोनोफाइब्रिल्स होते हैं डेस्मोसोम्स के, वो भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बने हुए होते हैं। इसी तरह से ये न्यूरोफाइबर्स सॉरी इसी तरह से इनकी संरचना में न्यूरोफाइब्रिल्स इन एक्सोन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो इससे मिलके बने हुए होते हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मेंट ऑफ फॉर इम्पल्स कंडक्शन, जो तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो इन्हीं संरचनाओं से मिलके बने हुए होते हैं। किनसे? इंटरमीडिएट फिलामेंट से। अगले व्याख्यान में मैं सेंट्रियोल्स या सेल सेंटर के बारे में या सेंट्रोसोम के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो ये मेरा आज के व्याख्यान का पार्ट फर्स्ट हो गया। थैंक यू वेरी मच।